हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपकी होने वाली है गौरव ग्रंथ यानी यानी कालजी ग्रंथ के बारे में। क्या है कालजी ग्रंथ या फिर गौरव ग्रंथ क्या है, उसकी समस्याएं क्या है। ये ये टॉपिक सेमेस्टर 5 वाले बच्चों के लिए है, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चे हैं, जिनकी बुक है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन कि भाई कालजी ग्रंथ क्या है यानी गौरव ग्रंथ क्या है, उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन हर साल आपके आता ही आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आपका ये है। तो पढ़ते हैं पहले इसका परिचय कि गौरव ग्रंथ की व्याख्या की समस्या और गौरव ग्रंथ क्या है। परिचय पढ़ते हैं भाई। प्राचीन काल यानी चिरकाल से साहित्य, इतिहास, दर्शन, संस्कृति इत्यादि विषयों के अध्ययन की परंपरा रही है। इन विषयों पर लिखी गई कुछ कृतियाँ का युगों युगांतर से महत्व बना है। ऐसी कृतियों को अंग्रेजी में क्लासिकल एवं हिंदी में चिरकालिक ग्रंथ या गौरव ग्रंथ और कभी कभी अमर कृति की संज्ञा भी दी जाती है। तो दोस्तों, इसमें चिरकाल यानी कि हमारे प्राचीन काल से इतिहास की जो बातें बताई जाती हैं वो इन ग्रंथों में मिलती हैं कि हम किस प्रकार से अपनी समस्याओं को हल करते थे और किस प्रकार हम अपना जीवन यापन करते थे और कौन कौन से विषयों पर हम काम किया करते थे। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है, इन ग्रंथों में राजनीति से जुड़ी समस्याओं का गहन विवेचन भी प्राप्त है। तो दोस्तों, जो चीज़ हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल, तो उसमें किस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, उनसे कैसे निपटारा किया जा सकता है, इनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया गया है। और इन ग्रंथों में संक्षेप में गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ है जिसका उपयोग देश के काल की समस्याओं से परे और महत्वपूर्ण मानव के लिए महत्वपूर्ण है। अब संक्षेप में अगर गौरव ग्रंथ की बात करें तो एक ये ऐसा ग्रंथ है जिसका उपयोग देश की काल की सीमा हो यानी समय से परे और संपूर्ण मानव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम अनेक विषयों के बारे में पढ़ते हैं जिससे हमें हमारी समस्याओं पॉलिटिकल समस्या यानी कि राजनीतिक समस्याओं का हल प्राप्त होता है और वास्तविक जीवन जीना सिखाया जाता है। भाई गौरव ग्रंथ के कुछ उदाहरण हैं। भाई कौन कौन से ग्रंथ है देख लेते हैं। भाई प्लेटो का एक रिपब्लिक दी पॉलिटिक्स और ऑस्टाइन की सिटी ऑफ गॉड्स, ये उनकी ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं। और मैकियावेली की प्रिंस हॉब्स, जो कि मोस्ट फेमस ग्रंथ है उसका, जो आपका इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। और लेवियथान लोक का टू ट्रीज ऑफ गारमेंट, मार्क्स दी दास कैपिटल, ये सब कुछ ग्रंथों के नाम है। जब आप अपने प्रश्न का उत्तर दें तो इनमें से आप कोई एक दो ग्रंथों के नाम लिख सकते हैं। आपका वैसे क्वेश्चन इस टॉपिक पर आता है कि आखिर गौरव ग्रंथ क्या है और गौरव ग्रंथ की राजनीतिक समस्याएं क्या हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे। भाई क्लासिकल गौरव ग्रंथों की उपयोगिता, भाई इसकी उपयोगिता पढ़ लेते हैं। आपको पेपर में ऐसे लिखना है, पहले सर्वप्रथम आपको परिचय परिचय बताना है, देन आपको इसकी उपयोगिता लिखनी है, फिर जाके आपको राजनीतिक समस्याएं बतानी है, ताकि आपका आंसर लगभग 4 पेज में या 5 पेज में आ जाए। तो आपको 26 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो पढ़ते हैं आगे। भाई सर्वप्रथम क्लासिकल ग्रंथ राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायक होते हैं। भाई जो ये गौरव ग्रंथ होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं। भाई ये जो राजनीतिक तर्क वितर्क होते हैं उनमें सहायक करते हैं, उसमें निर्णय लेने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे कई बार राजनीतिक समस्याओं के समाधान के बारे में हमें मानव प्रकृति, नागरिकता, दायित्व और अधिकार तथा न्याय सिद्धांत के बारे में कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो इन निर्णयों पर इन ग्रंथों द्वारा दार्शनिक के विचार द्वारा निर्णय लेना आसान हो जाता है। कह रहे भाई जैसे कई बार हम राजनीतिक समस्याओं में उलझ जाते हैं और उनके समाधान करने में हम सक्षम नहीं होते। तो ये जो ग्रंथ होते हैं तो हमारे पुराने राजनीति के इतिहास के बारे में बताते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं कि किस तरीके से हम उस समस्या को हल कर सकते हैं जो हमारे पहले जो हमारे दार्शनिक हो चुके हैं, उन्होंने इन समस्याओं को कैसे सुलझाया होगा। तो भाई ये निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, कहने का मतलब ये है। अगला भाई गौरव ग्रंथ की राजनीतिक तर्क में सहायता करता है। भाई अगला पॉइंट कहता है जो गौरव ग्रंथ है वो राजनीतिक तर्क वितर्क में सहायता करता है। फिर राजनीतिक दर्शन की परंपरा से यदि तथ्यों के बारे में प्रामाणिक जानकारी ना मिले तब भी मानव जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में हमारी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने में इससे सहायता आवश्यक मिलती है। भाई जो राजनीतिक ग्रंथ है, भले ही उसमें हमारी परंपराओं और प्रामाणिक जानकारी दी जाती है और भले ही वो आज के जीवन से मिलती जुलती ना हो, फिर भी वो हमारी संकल्पनाओं यानी कि हमें एक नई सोच देता है जिससे कि हम अपनी
राजनीतिक तर्क वितर्क को सुलझा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति वाहन या कोई मशीन बनाने से पहले हर बार पहिया का आविष्कार नहीं करना पड़ता, वैसे ही राजनीतिक तर्क प्रस्तुत करने के लिए नई संकल्पनाओं और नई शब्दावली का आविष्कार करना नहीं पड़ता। तो दोस्तों कहना मतलब ये है, जिस प्रकार हम हर बार नई वाहन बनाते हैं तो उस हमें हर बार एक नए पहिए का आविष्कार करने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार हमें जो ही नहीं कि हम नए सोच विचार लाएं अपनी राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए, क्योंकि हमारी राजनीति भी वैसे ही चलती हुई आ रही जैसे हम पुराने समय में अपनी पॉलिटिक्स को चलाते थे। भाई जिस तरह हमें भाई किसी वाहन को बनाने के लिए हम जो थोड़ी है कि हम हर बार एक अलग तरीके से एक नया पहिया बनाए या नए पहिए का आविष्कार करें। पहिया तो वही होता है कि गोली बनेगा पहिया, और किसी आकृति का बन नहीं सकता। बस उसकी कुछ बनावट में चेंजेस ला सकते हैं। तो कहना मतलब ये जो हमारे पास संकल्पनाएं हैं हमारे ग्रंथों में, हम उन्हीं का यूज करते हैं, बस थोड़े बहुत उनमें शब्दावली में चेंजेस ला सकते हैं। अगला है गौरव ग्रंथ की सार्वजनिक और सार्वकालिक चर्चा का विषय। भाई राजनीतिक चिंतन के संबंधित गौरव ग्रंथ की रचना जिन परिस्थितियों में की गई थी वे अब बदल चुकी है, किंतु आज भी उनकी प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि इसमें महान विचारक के विचार हैं जो आज की समस्याओं के समाधान का काम करते हैं। तो दोस्तों कहना मतलब है राजनीतिक चिंतन से संबंधित गौरव ग्रंथ की रचना की गई थी, वो भी उस समय के अनुसार जिस समय ये दार्शनिक जीवित थे और उन्होंने उस समय की समस्याएं देखी और उनके हिसाब से हल निकाले। परंतु भले ही ये आज के समय से ना मिलती हो, लेकिन जो इसके विचार हैं वो हमें हमारी समस्याओं को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, सुलझाने में हेल्प करते हैं। जो एक ग्रंथ है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया आपका गौरव ग्रंथ की समस्याएं। इसके कुछ उपागम भी हैं, जो कई बार उपागम का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी आप लिख ही सकते हैं। वीडियो बड़ी होगी थोड़ी, तो आपको पूरी वीडियो देखें और इसके सारे जितने रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से वो एक साथ आप सुलझा सकते हैं। तो देखते हैं तो गौरव ग्रंथ की ये जो कालजयी ग्रंथ की समस्या है वो क्या है। भाई गौरव ग्रंथ के शब्दों में समझना कठिन है। भाई जो गौरव ग्रंथ के शब्द होते हैं वो कठिन होते हैं, क्योंकि ये उस समय के हिसाब से लिखे गए शब्द हैं जो उस समय की समस्याओं को सुलझाने में हेल्प करते हैं। परंतु वर्तमान समय में उन शब्दों को समझना थोड़ी कठिन है। कैसे? गौरव ग्रंथ के अध्ययन के मार्ग में शब्दों की अर्थ संरचना को समझना भी बड़ी समस्या है, क्योंकि दोस्तों जो पहले दार्शनिक होते थे वो शब्द लिखते थे, उन शब्दों का अलग अलग अर्थ होता था। जैसे कि अभी पढ़ते हैं कभी कभी अनेक लेखन भिन्न भिन्न अर्थ का संकेत देते हैं। कहना मतलब है कि हम एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं देने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। कह रहे कभी कभी अनेक लेखन भिन्न भिन्न अर्थों का संकेत देने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु वर्तमान युग में वह किसी अन्य अर्थ को संकेत देता है। तो कहने मतलब उस समय जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था वो किसी और शब्द के और इंकित करते हैं, परंतु उस शब्द का अगर हम वर्तमान में अर्थ निकालेंगे तो वो किसी और चीज़ के हालात के बारे में बताएगा। तो ऐसी हालत में लेखक के मूल अभिप्राय को समझना कठिन हो सकता है। पर उदाहरण के लिए प्लेटो और अरस्तु ने जहाँ जहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किया है वहाँ उनका अभिप्राय राज्य से था। इसी प्रकार प्लेटो और अरस्तु का लोकतंत्र से अभिप्राय प्रत्यक्ष लोकतंत्र से था। जैसे कि ये उदाहरण में क्या बता रहा है कि प्लेटो और अरस्तु ने अपने ग्रंथों में जहाँ जहाँ राज्य शब्द का इस्तेमाल किया है उनका राज्य से अभिप्राय किसी एक छोटे राज्य से नहीं, जैसा हम अपने देश में किसी दिल्ली की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, ऐसे किसी राज्य से अर्थ नहीं है। उनका अर्थ एक राष्ट्र राज्य से, जैसे कि हम पूरे भारत वर्ष की बात करते हैं। उसी प्रकार एक जगह और बोलते हैं लोकतंत्र की बात की है, लोकतंत्र से अभिप्राय उनका डायरेक्ट लोकतंत्र यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र से है, ना कि जो हम लोकतंत्र अभी वर्तमान समय बोलते हैं उससे है। तो ग्रंथों में सबसे बड़ी समस्या यही है, हम शब्दों को समझने में असमर्थ होते हैं कि उनका अर्थ क्या है, वो शब्द कहना क्या चाहते हैं। इसीलिए हमें किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए उनके इतिहास और संस्कृति की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए हम यदि कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं समझते हैं तो उसको समझने के लिए हमें उनके जो शब्द हैं उनकी जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है, तभी हम उसका कोई अर्थ निकाल के अपनी समस्याओं को हल कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे हमारी सामाजिक चेतना विकसित होती है वैसे वैसे पुराने गौरव ग्रंथ की व्याख्या में नए आयाम जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे हम अपने समय में चेंजेस लाते हैं और हमारी सामाजिक चेतना यानी सोच और सोच जैसे विकसित हो जाती है, तो इन
जो ये ग्रंथ होते हैं इनके शब्दों में चेंजेस आ जाते हैं कि वो समय के अनुसार लिखे गए थे, पुराने समय के अनुसार उनकी समस्याओं के अनुसार लिखे गए थे, परंतु वर्तमान की समस्या चेंज हो चुकी है। मशीन जैसे कि पहले मशीनी युग नहीं था बट अब मशीनी युग है, तो पहले के शब्दों और अभी के शब्दों में बहुत अंतर होगा, पहले की सोचों अभी की सोचें बहुत अंतर होगा, परंतु उसी सोच से हम अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं, कहना मतलब ये है। अब गौड़ ग्रंथ के विभिन्न उपागम, देखो दोस्तों उपागम का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता, ज़्यादातर क्वेश्चन तो समस्याओं वाला ही आता है कि जो गौरव ग्रंथ है ग्रंथों की समस्याएं क्या हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं। तो चुनौतियों आपको यही लिखना है कि भाई गौरव ग्रंथ को समझने, उनके शब्दों को समझना बड़ा ही कठिन होता है। तो इसके अलावा आपका उपागम उपागम वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके लिए मैंने 3-4 उपागम लिखे हुए हैं, तो आप उसको भी मैं पढ़ाता हूँ भी, तो आपको उसके आंसर भी लिख के आने हैं पेपर में। आपका पेपर बहुत ईजी आएगा, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो गौरव ग्रंथों के विभिन्न उपागम, सबसे पहला है आपका ऐतिहासिक उपागम। तो दोस्तों ये उपागम कहता है कि ऐतिहासिक उपागम समाजशास्त्र के ज्ञान में विश्वास करता है। जो ऐतिहासिक उपागम है वो समाजशास्त्र के ज्ञान को विश्वास विश्वास करता है, क्योंकि इतिहास को मानते हुए आता है और उसी इतिहास को फॉलो करने के लिए बोलता है। इसके समर्थक विद्वान जो ये ऐतिहासिक उपागम को समर्थन देते हैं वो हैं डनिंग, सेबाइन, गोटेल और मैकलाबानिन और मैव रसन। ये कुछ नाम हैं जो ऐतिहासिक उपागम को मानते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो आप किसी भी दो का लिख सकते हैं। ऐतिहासिक उपागम के समर्थक का यह तर्क है कि कोई भी वस्तु या मूल्य ये शाश्वत नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो मूल्य स्थापित किए जाते हैं वे किसी विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में ही मान्य अमान्य होते हैं। तो भाई जो ऐतिहासिक उपागम के समर्थक हैं उनका कहना है कि भाई कोई भी वस्तु या मूल्य शाश्वत नहीं होती, मतलब स्थायी नहीं होती। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो मूल्य स्थायी किए जाते हैं वे किसी विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में ही मान्य अमान्य होते हैं, मतलब जिनको हम स्थायी रूप से लिखते हैं वो किसी विशेष समय के लिए होते हैं, ना कि हर समय के लिए, जो कि हमारा समय परिवर्तित होते रहता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ऐतिहासिक उपागम के अनुसार कोई भी ग्रंथ अपने युग के बौद्धिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो ये दार्शनिक है ऐतिहासिक उपागम के, तो वो कहते हैं कि कोई उपागम जो लिखा जाता है वो उस समय के बौद्धिक विकास के बारे में वर्णन करता है, ना कि वर्तमान के। अतः वह उन ऐतिहासिक शक्तियों के समझने में सहायता देता है जो किसी युग विशेष के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसीलिए कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो उस समय की समस्याओं को इंगित करता है जिस समय वह लिखा गया है। इसके अलावा ऐतिहासिक परिस्थितियों के ज्ञान के कारण उस ग्रंथ की व्याख्या का करना आसान हो जाता है। इसलिए यदि हम इतिहास की हिसाब से उसको समझें तो हमें उसकी समस्या, मतलब उसको समझना आसान हो जाता है कि उनके शब्दों का अर्थ क्या है। भाई 1930 से 40 के मध्य ये उपागम बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। ये उपागम 1930 से 40 के वर्ष में अत्यधिक इस दशक में बहुत प्रसिद्ध रहा है। G.F. सेबाइन ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में इस उपागम पर गहरा प्रभाव डाला है। तो भाई जो G.F. सेबाइन है इसके दार्शनिक है ऐतिहासिक उपागम के, वो मुख्य रूप से अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में इस उपागम के बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐतिहासिक उपागम क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। सेबाइन के मतानुसार राजनीतिक के विभिन्न सिद्धांत के अनुसार ये किसी बाहरी वास्तविकता को प्रकट नहीं करते हैं बल्कि आंतरिक सामाजिक वास्तविकताओं को चित्रण करते हैं। तो भाई सेबाइन दार्शनिक कहते हैं जो भाई ये हमारा ऐतिहासिक उपागम है वो हमारे किसी बाहर की बात नहीं करता है, वो बल्कि हमारे देश के आंतरिक स्थिति और राजनीति और राजनीतिक चित्रण करता है, उनकी वास्तविकताओं को प्रकट करता है कि आखिर हमारे देश के अंदर, यानी कि जिस जगह हम रह रहे हैं उसके अंदर की ये राजनीति कैसे हुआ करती थी, वहाँ के लोग किस तरह का अपना रहन सहन जीवन यापन करते थे। भाई अगला है मार्क्सवादी उपागम। भाई आप पहले सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो आपको मार्क्सवादी उपागम कहीं ना कहीं मिल ही जाता है और मार्क्सवादी विचार आपको मिल ही जाते हैं। इसी प्रकार से एक मार्क्सवादी उपागम है जो पढ़ते हैं। ये उपागम सामान्यतः संदेशात्मक भविष्य विज्ञान कहलाता है, जो कि किसी भी मूल्य से सीधे यूं ही बयान नहीं करता है बल्कि उसे धोखे या छल के रूप में देखता है।
भाई कहने का मतलब है जो मार्क्सवादी उपागम है वो किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी भविष्य विज्ञान को डायरेक्ट नहीं देखता है। वो किसी को भी देखता है संदेह के हिसाब से देखता है कि इसमें कोई ना कोई समस्या या धोखे या छल के रूप में देखता है। वह मानता है कि वास्तविकता को छिपाकर मौजूदा शक्ति संबंधों को भेद्यता प्रदान की गई है। वो किसी भी चीज़ को, किसी विषय को पढ़ने से पहले उसको संदेह की नज़रों से देखते हैं, तब जाके उसके बारे अच्छे से अध्ययन करने के बाद उस पर विश्वास करते हैं। मार्क्स के अनुसार पाठ्य वस्तु या ग्रंथ की व्याख्या का कार्य जिन वास्तविकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से छिपाया गया है उन्हें सामने लाना है। तो भाई जो मार्क्सवादी दार्शनिक है उनका कहना रहता है जो भाई जो ग्रंथ हैं, जो कालजे ग्रंथ हैं या फिर जो भी ग्रंथ लिखे जाते हैं उसमें वास्तविकता को छुपाया जाता है। और वो उनका कार्य यही कि जो वास्तविकता छुपाई गई है उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने लाया जाए। भाई इस उपागम के अनुसार एक अच्छी या पर्याप्त व्याख्या वह है जो वैचारिक आलोचना का कार्य निष्पादन करे। भाई जो ये मार्क्सवादी विचारक हैं या दार्शनिक हैं उनके अनुसार ये तर्क दिया जाता है कि इस उपागम के अनुसार एक अच्छी या पर्याप्त व्याख्या वह है जो वैचारिक हो और आलोचना का कार्य निष्पादन करे, जो वास्तविकता को दिखाए। भाई जो भ्रम के पर्दे को आंखों के सामने से हटाए तथा सामाजिक, आर्थिक तथा वास्तविकताओं के भांडाफोड़ करके अनावृत यानी खुला वास्तविकता को सामने लाए। भाई जो मार्क्सवादी दार्शनिक है उनका कहने का मतलब ये है यदि कोई भी दार्शनिक किसी उपागम या ग्रंथ को लिखता है तो उनके अनुसार वो वास्तविकताओं को लिखे, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और वास्तविकताओं का भांडा फोड़कर उस समय की सच्चाई बताए जो उस समय की राजनीति हुआ करती थी। तो अगला है दोस्तों, ये भी आपका खत्म होता है। अगला आपका महिलावादी उपागम। महिलावादी उपागम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, आपने अभी तक जितने सेमेस्टर में पढ़ा होगा उसमें भी एक महिलावादी आपके स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहा है। महिलावादी उपागम है, महिलावादी विचार है, महिलावादी राजनीति है, तो कंटिन्यू आपको फॉलो करते हुए आ रही है। तो इसमें भी आपको महिलावादी उपागम मिल गया है जो कि सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, जो आपको हर बार एग्जाम्स में आ ही जाता है और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करता है। देखो, नारीवादी दृष्टिकोण लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों को रखता है। भाई अभी तक हमने जितने भी नारीवाद टॉपिक्स पढ़े हैं इस चैनल पे, तो उसमें भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि भाई नारीवादी हमेशा अपनी नारियों की प्राथमिकता देते हैं और पुरुष और नारी के बीच भेदभाव उत्पन्न करते हैं। भाई इसमें भी ये बोला गया है जो नारीवादी दृष्टिकोण लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों को रखता है। लैंगिक क्या अर्थ है? यानी पुरुष और महिला के बीच। ये राजनीतिक सिद्धांत को जांच का न्याय दृष्टिकोण है। ये राजनीतिक सिद्धांत की बात करता है, इसमें ये महिलाओं की बात करता है। इनका कहना मतलब मुख्य रूप से ये है दोस्तों कि जो जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे पुरुषों ने लिखे हैं, उसमें महिलाओं के बारे में नहीं बताया गया है। भाई क्लासिकल ग्रंथों को लेकर यह नज़रिया काफ़ी संदेहात्मक रहा है। उदाहरण के तौर पर सुजैन ओकिन का कहना है कि राजनीतिक दर्शन का महान परंपरा हमेशा से पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए तथा पुरुषों के बारे में लिखी गई है। तो भाई एक ये महिलावादी दार्शनिक है, कौन? ओकिन। तो ओकिन कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन का महत्व में हमेशा पुरुषों के बारे में बात की जाती है और उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है और उन्हीं के द्वारा लिखी गई बातों में पुरुषों को बढ़ावा दिया जाता है। तो वो डायरेक्टली किसका विरोध करते हैं? पुरुषों का विरोध करते हैं अपने ग्रंथों में। तो ये इसके अगला पॉइंट ये कहता है कि नारीवाद नजरिया से इस परंपरा का अध्ययन करने का अर्थ है कि स्त्रियों की नागरिक तथा कानूनी हैसियत का अध्ययन करना है, जिसे लंबे समय तक अयोग्य माना गया है और सिद्धांतकारी अवहेलना की गई है। जो भाई नारीवादी महिलाएं हैं या फिर दार्शनिक है, वो यही कहती हैं कि भाई जो भी ग्रंथ लिखे जाते हैं उसमें महिलाओं को एक दर्जा दिया जाए, उनके बारे में बताया जाए, उनकी हैसियत के बारे में बताया जाए, और जो लंबे समय से उनके अयोग्यता और उन्हें अयोग्य माना गया है उनको योग्य मानने के लिए उनके सिद्धांत लिखे जाएं। तो डायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो पुरुषों द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे जाते हैं उसमें महिलाओं के बारे में लिखा जाए, उनकी योग्यताओं के बारे में बताया जाए कि जिस प्रकार पुरुष एक समाज के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे ही एक महिला भी पुरुष के लिए समाज के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई इस उपागम के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के लिए इतिहासकारों ने महिला को इससे बाहर ही रखा है क्योंकि ये इतिहासकार अधिकतर पुरुष थे। और दूसरा तर्क ये देते हैं कि भाई जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने से महिलाओं को
इस ग्रंथों से अलग रखा है, उनके बारे में नहीं बताया गया है। और अगला पॉइंट यह है कि नारीवाद के इतिहासकार ने उन नायिकाओं एवं नायकों को ढूंढ निकाला है जो महिला अधिकारों के मुद्दे से जुड़े थे। तो भाई नारीवादी दार्शनिक ये भी कहते हैं भाई जो जिन जिन इतिहासकारों ने नारीवादियों को नहीं लिखा है तो उन्होंने ये वो ग्रंथ निकाले हैं और उनकी कटाक्ष यानी आलोचना की गई है। भाई मोलिसा बटलर ने लोक के द्वारा पितृसत्ता पर आघात किए जाने पर नारीवाद की जड़ों को ढूंढ निकाला है। भाई जो मेलिसा एक दार्शनिक है, तो ये जो लोक द्वारा पितृसत्ता का ग्रंथ लिखा गया है उसके ऊपर ये आघात करती हैं, आघात करते हुए कहती हैं कि भाई इस ग्रंथ में जो है महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ये सारा पुरुषों के ऊपर लिखित है, उसी के ऊपर आधारित है। तो इसके ऊपर ये विरोध करते हुए अपने ग्रंथ के बारे में बताती हैं। और जर्मी बेंथम को नारीवाद का पिता होने का श्रेय प्राप्त है। भाई जो जर्मी बेंथम है वो भी एक पुरुष ही है, व्यक्ति है, जिसको नारीवाद का पिता माना गया है। भाई इनडायरेक्टली महिलाओं के ग्रंथ भी पुरुषों द्वारा ही लिखे गए हैं, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। और पिता भी किसको बनाया गया है? पुरुषों को। भाई नारीवादी जितना भी बोल रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यह है कि भाई पुरुष भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे कार्य उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। भाई महिलाएं भी उतना ही संघर्ष करती हैं जितना कि पुरुष करते हैं। जबकि स्टुअर्ट लिटिल मिल नारीवाद के संरक्षण संत कहलाते हैं। भाई पिता तो जर्मी बेंथम को बोला गया है, जबकि जो है भाई संरक्षण या संत के रूप में महिलावादी के स्टुअर्ट लिटिल यानी स्टुअर्ट मिल को बोला गया है। भाई नारीवाद ने अनेक विचार की अवहेलना की, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लोक, रूसो, बेंथम, मिल एवं मार्क्स। तो भाई महिलावादी जितने भी आपने अभी टॉपिक पढ़े होंगे, इससे पहले मैंने जितने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, तो उसमें भी क्या है, महिलावादी हमेशा जो पुरुष दार्शनिक है उनका विरोध करती है और उनके विचारों की अवहेलना करती है। उसी प्रकार इस वाले उपागम में भी क्या हुआ है, महिलावादियों ने भाई जितने हमारे पुरुष दार्शनिक हैं उनकी जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन सबकी अवहेलना कर दी है, जैसे कि वो करते हुए आए हैं। और ये तो हमारे 3 उपागम थे, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी और महिलावादी। इसके अलावा आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, वो सारे मैं अपलोड जल्दी कर दूंगा। और आप वीडियो पूरी देखें और साथ ही इन वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में जिनके अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। और मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनका सिलेबस जल्दी तैयार करूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।